अस्सलाम वालेकुम। आप न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन देख रहे हैं। बहुत सारी खबरें, बहुत सारे इश्यूज़ जो हम यूट्यूब चैनल के ज़रिए आप तक पहुंचाते हैं और कोशिश करते हैं, क्योंकि ये चैनल क्योंकि मेरी अपनी एक ज़ाती हैसियत से इसको मैं चलाता हूं, तो इसलिए कोशिश करता हूं कि जो बात बिल्कुल सच्ची 1% भी जिसमें लगी लिपटी ना हो वो आप तक पहुंचाऊं, ताकि जो आपका एक एतमाद का और एक भरोसे का जो लेवल है वो जो पहले दिन कायम हुआ था, मैं कोशिश करता हूं कि आखिर तक वो कायम और दायम रहे, लगी लिपटी चीज़ ना हो और जो चीज़ें हों वो सच और हक़ाइक़ पर मबनी हों। और ये भी कोशिश करता हूँ कि हमेशा मज़लूमों की साइड खड़ा हूँ। मैं पहले भी वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ कि जहाँ जुल्म हो रहा होता है, हमें जुल्म ज़ालिम के साथ नहीं बल्कि मज़लूमों की साइड खड़ा होना पड़ेगा, ताकि हम उनकी जो आवाज़ जहाँ नहीं पहुँच पा रही, अपने सहाफ़ती किरदार और अपने सहाफ़ती जो हमारी एक पेशा है, जो एक तरीक़ाकार है, उसके ज़रिए हम पहुँचा सकें। कुछ ऐसा पहले एक हमने ख़बर चलाई यूट्यूब चैनल के ज़रिए भी, उसके बाद फिर आपने देखा सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई, उसके बाद फिर टीवी चैनल ने भी इस खबर को हाईलाइट किया काफ़ी, और पीपल्स पार्टी ने ख़ास तौर पर सूबाई वज़रा ने इस बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंसें की और उसके बाद फिर नैब को आड़े हाथों लिया, तनकीद का निशाना बनाया और सूबाई जो हैसियत है 18वीं तरमीम के बाद, उस पर उन्होंने ख़ास तौर पर हमला करार दिया कि नैब जो कर रहा है वो सूबाई हैसियत के ऊपर, ख़ास तौर पर कानूनी तौर पर, क्योंकि नैब को हक़ नहीं है सूबाई मामलात में मुदाखलत के, तो वो नैब को हमला करार दिया था उन्होंने अपने इस सारे मामले में। ख़बर ये है कि नैब ने ख़त लिखा था सेक्रेटरी सर्विसेज को कि जो सिंध में ख़ास तौर पर हैदराबाद, कराची और इसके अलावा सक्खर के शहरों में जो ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 21 तक के जो मुलाजमीन हैं, उनका जो है मुकम्मल तौर पर सर्विसेज रिकॉर्ड, डोमिसाइल और PRC के तहत जो मुलाजमत करते हैं उनका रिकॉर्ड जो है नैब को फ़राहम किया जाए। नैब ने हमने फिर इसको मज़ीद जब छानबीन शुरू की, तहकीक की, तो पता चला कि नैब ने आज ख़ुद नहीं बल्कि नैब ने मुशीर जो दाखिला हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के शहज़ाद अकबर साहब, उनकी दरख्वास्त के ऊपर जो है उनकी शिकायत के ऊपर चेयरमैन नैब को पहले लिखा गया था, उसके बाद चेयरमैन नैब ने ये मामला कराची भेजा और कराची नैब ने फिर ये फ़ैसला किया और सईद अहमद साहब हैं जो एडिशनल डायरेक्टर हैं शायद नैब के, उन्होंने फिर सेक्रेटरी सर्विसेज को ख़त लिखा और कि ये सारे मुलाजमीन का जो रिकॉर्ड है वो फराहम किया जाए, क्योंकि इल्ज़ाम था शहज़ाद अकबर साहब की दरख्वास्त में कि जो रूरल इलाकों के जो शहरी हैं, यानी कि दही इलाकों के जो शहरी हैं, वो अर्बन इलाकों के शहरियों के कोटे के ऊपर उनको मुलाजमत दी गई है जो कि गैर कानूनी है। और उसके बाद कराची में बताया गया था कि तकरीबन 30,000 से ज़्यादा मुलाजमतें फराहम की गई हैं, और उसके बाद फिर हैदराबाद में 5,000 और इस तरह सक्खर में भी जो है गैर कानूनी तौर पर इल्ज़ाम आयद किया गया था कि ये मुलाजमतें दी गई। लिहाजा उसमें नैब ने छानबीन शुरू की थी और उसके बाद फिर जब ये ख़त लिखे गए तो उस पर पीपल्स पार्टी की जानिब से ख़ास तौर पर नैब को तनकीद का निशाना बनाया गया और उसके बाद कहा गया था कि वो नैब को किसी सूरत भी ये चीज़ें जो है रिकॉर्ड जो है वो फराहम नहीं करेंगे और हर सूरत में मुज़ाहमत करेंगे वो, क्योंकि वो नहीं देना चाहते। ये सारा मामला था। उसके बाद फिर हमने देखा कि चेयरमैन नैब के बारे में बात की गई, सूबाई हुकूमत की जानिब से पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के बारे में सोशल मीडिया पे बात की गई, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो है वो इस बात की जो है वो तनकीद का निशाना बनाया गया नैब को कि चेयरमैन नैब इस मामले में गैर कानूनी तौर पर मुदाखलत कर रहे हैं, कराची को रोकें, कराची नैब को रोकें और इस तरह। तो आज बाकायदा तौर पर नैब ने जो ख़त लिखा था सूबाई हुकूमत को, यानी कि सेक्रेटरी सर्विसेज को, रिकॉर्ड जो मांगा था वो लेटर उन्होंने विदड्रॉ कर लिया है, वापस ले लिया है और 1.5 सत्र का तकरीबन 1.5 लाइनों का जो है वो एक ख़त लिखा गया है, यानी कि एक नोटिफिकेशन कह सकते हैं आप, लेटर कह सकते हैं, वो जारी किया गया है। दोबारा सेक्रेटरी सर्विसेज को लिखा गया है कि हम वो जो पहले वाला लेटर है जो कि नैब ऑर्डिनेंस 99 की सेक्शन 27 के तहत लिखा गया था सूबाई हुकूमत को, वो हम विदड्रॉ करते हैं। अब ये सिर्फ सिंगल लाइन या 1.5 लाइन सत्र का जो ख़त है वो बाकायदा तौर पर लिखा गया है, वो सामने आया मंजर आम पर, आपने टीवी पे ख़बरें भी ये देखी होंगी। अब बुनियादी तौर पर बात ये सामने आती है, लोग हमसे सवाल करते हैं कि जो हमने बड़े एक वसूख के साथ ख़बर शेयर की, आप तक पहुंचाई, लोगों तक पहुंचाई, तो फिर नैब ने ये चीज़ ख़त जब वापस लिया तो उसके में वजूहात भी बताई जाएँ।
नैब ने अपने ख़त में वो वजह नहीं ली कि नैब का पहला वाला जो ख़त था वो गैर कानूनी था या अब जो दोबारा इन्होंने लिखा है वो गैर कानूनी है, या नैब ने घुटने टेक दिए हैं। क्या नैब जो है वो सूबाई हुकूमत से वजाहत नहीं ले सकता, नहीं पूछ सकता, उसकी कोई रीज़न नहीं लिखी गई। क्योंकि लोग सवाल कर रहे हैं तो इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। या तो फिर हमारे जितने भी नैब के साथ साथ FIA, पुलिस और दीगर जो हमारे तहकीकाती कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं वो हमेशा बढ़ चढ़ कर दस्तावेज़ी सबूतों की बुनियाद पर, इंटेरोगेशन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर, GIT रिपोर्ट्स की बुनियाद पर मुख्तलिफ लोगों को दहशतगर्द बनाकर पेश करते हैं। तो वो जो चीज़ें मीडिया के सामने रखी जाती हैं और वही मीडिया फिर पब्लिश करता है, ब्रेकिंग न्यूज़ की शक्ल में शाया करता है, चलाता है, आवाम तक पहुँचाता है। तो फिर एक आदमी का परसेप्शन, अगर वो हीरो है तो वो ज़ीरो हो जाता है। किसी जमात को हीरो से ज़ीरो बना दिया जाता है या ज़ीरो से फिर हीरो बना दिया जाता है। तो उसके बाद फिर कभी उनको जब नाकामी का सामना करना पड़ता है, जिस मुलजिम को उन्होंने हाई प्रोफाइल टारगेट किलर या एक इंतहाई करप्ट तरीन अगर अफराद शख्स बनाकर पेश किया था, अदालतों में वो साबित नहीं हो पाता, तो उसके बाद फिर वो रीज़न सामने नहीं आ पाती कि इसको इतना बड़ा दहशतगर्द बनाने की वजह क्या थी, या इस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, तहकीकात के ऊपर इतना पैसा लगाने की ज़रूरत क्या थी। जब आप या तो आपकी नाअहली है कि आप वो साबित नहीं कर पाते, अगर साबित नहीं कर पाते थे तो फिर ये केस बनाने की ज़रूरत क्यों थी, क्यों पेश आई, या अगर वो इस जुर्म में मुलविस नहीं था तो फिर आपने लगी लिपटी बातें और उसके अलावा मन घड़त और सुनी सुनाई बातों की बुनियाद पर फिर इतनी बड़ी तादाद में उसके ऊपर उसकी ज़िंदगी और आखरत या उसके बाद उसके जो एक में उसकी साख क्यों ख़राब की। अब क्या ये सवाल पैदा होता है, तो फिर मैं ये इल्तिजा करूँगा कि अगर आप इस तरह अगर ये लेटर विथड्रॉ करते हैं, आप अगर किसी मामले में तहकीकात शुरू करते हैं तो वापस लेते हैं, तो उसकी वजह भी लाजमी लिखा करें कि बिलाखिर ये नाकामी या आपने घुटने टेके या किसी सियासी जमात से आपने कंप्रोमाइज़ कर लिया, तो उसकी वजह भी बताई जाए। क्योंकि आपकी साख के साथ साथ इदारों की, मीडिया की, सहाफ़त की साख भी मुतासिर होती है इस वजह से, क्योंकि आपका जब दिल चाहता है किसी की पगड़ी उछालते हैं और वो मीडिया को एक टूल के ज़रिए आप इस्तेमाल करते हैं, एक टूल बनाकर इस्तेमाल करते हैं, एक अपना हथियार बनाकर इस्तेमाल करते हैं। तमाम इदारों के लिए मैं कह रहा हूँ। और उसके बाद फिर आप जब घुटने टेकते हैं तो उसके बाद आप रीज़न नहीं लिखते, वजह नहीं लिखते कि आपने ये काम क्यों किया। अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत, यानी कि उसमें बताया गया था कि 2006 के बाद से ये सारी मुलाजमतें दी गई हैं, जाली डोमिसाइल बनाकर या गैर कानूनी तौर पर देही इलाकों के, शहरी इलाकों के अफराद के, शहरी इलाकों के जो डोमिसाइल बनाकर आपने उनको मुलाजमतें दी गई हैं। तो इसका मतलब या तो पहले वाला आपका अमल गैर कानूनी था या उसके बाद फिर अब का जो अमल है वो गैर कानूनी है। तो दोनों सूरत में दोनों वजूहात आप ज़रूर बताया करें। अपने इस 1.5 सतर के ख़त में कम से कम आपको 1 सतर मज़ीद भी लिखनी चाहिए थी कि आपका जो पहले वाला एक्ट था वो गैर कानूनी था, या फिर आपने मजबूरी में आके घुटने टेके, जब आपके ऊपर प्रेशर पड़ा तो उसके बाद फिर आपने घुटने टेके। ये सारी वजह लिखनी चाहिए। या फिर लोग ये भी सवाल करते हैं कि जिस तरह नून लीग को एक एक तरह उनको दबाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के साथ हमारे इदारे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। क्या ये उसकी कड़ी तो नहीं है? ये चीज़ें भी देखनी होंगी, क्योंकि लोग हमसे सवाल करते हैं। तो इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि इन सवालों का जवाब भी अब अगर नहीं दिया तो आपको आगे चलकर देना होगा। दूसरी कुछ और भी चीज़ें हैं, ख़बरें। आज हमारे कुछ जजेस जो हैं, तकरीबन 97 जो सीनियर सिविल जजेस हैं, उनके तबादले किए गए हैं। सिंध हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ने जारी किए हैं, नोटिफिकेशन जारी किया है और मुख्तलिफ जजेस को मुख्तलिफ इज़ला में उनके ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। मामूल की कार्रवाई लगते हैं लेकिन उनके ट्रांसफ़र हुए हैं। और उसके बाद फिर दूसरी बात यह है कि सूबाई हुकूमत ऑर्डर नहीं मानती अदालतों के। कई केसेस ऐसे हैं जो एक अरसे से चलते जा रहे हैं और उसके बाद फिर हम देखते हैं तारीख पर तारीख पड़ती है, तारीख पड़ती है। गुज़श्ता रोज़ भी अब सुप्रीम कोर्ट की हमने एक हेयरिंग जो जुल्फ़िकाराबाद ऑयल टर्मिनल के हवाले से आपके सामने वीडियो नशर शाया की थी अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को तवील ऑर्डर लिखवाने के बाद फिर वो मिटाना पड़ा, फिर तवील ऑर्डर लिखवाया, फिर मिटाना पड़ा, फिर लिखाया, फिर मिटाना पड़ा। यानी कि 3 दफ़ा उनको ये अमल करना पड़ा, दोहराना पड़ा कि क्योंकि वो खुद अमूमी तौर पर हम देखते हैं कि हमारी अदालतें बाज़ दफ़ा हमारे जो महकमे हैं वफाकी हुकूमत के या सूबाई हुकूमत के, तो उनसे जो है वो मायूस हो जाती हैं। बार बार आर्डर जारी करने के बावजूद वो महकमे हमारे वो इदारे अमल दरामद नहीं करते। अब अदालत, चूँकि अदालत के हुक्म पर भी अमल दरामद नहीं करते, तो इसलिए अदालत काफ़ी मायूस हो जाती है और बस नहीं चलता कि आप उनसे अमल दरामद कराएँ तो कैसे कराएँ। ये जो ऑयल टर्मिनल वाला केस था, ये 2000 तकरीबन 7 से ज़ेर समात है और उसके बाद अब तक
अमल दरामद नहीं हो रहा, ये KMC और उसके बाद DMC और मुख्तलिफ इदारों की जो है वो तरफ से जो अमल दरामद करना चाहिए था। आखिरी बार 2018 में अदालत ने हुक्मनामे पर अमल दरामद करने का हुक्म दिया था, वो नहीं हुआ। उसके बाद फिर कुछ हमारे दोस्तों ने कल चलाया कि TV पर कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो तजावज़ात के नाम पर यानी कि लीज़ मकानात जो तोड़े जा रहे हैं, गुजर नाला और इसके अलावा औरंगी नाला, उस पर ऑपरेशन जारी रखें। मैंने या हमारे जो दीगर जो कुछ दोस्त साथी दोस्त थे, उन्होंने अदालत की जानिब से या ना तो इस तरह का कोई हुक्मनामा आया, दो जो लाइनें कोई जो बात हुई थी वो हमने गुज़श्ता वीडियो में आपके सामने रखी थी। आज जब केस की समाअत हुई, ख़ासतौर पर गुजर नाला और औरंगी नाले के हवाले से फैसल सदीकी साहब पेश हुए हैं। इससे पहले मैं जो अबीरा साहिबा है उनके साथ, चूँकि वो कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थी और 15-16 मिनट की ये समाअत हुई। उसके बाद फिर मैंने जो पॉइंट्स नोट किए थे, कुछ अगर पॉइंट रह गए तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनको पॉइंट्स को कवर करूँ, क्योंकि अदालत ने जो सवालात उठाए वो इंतहाई अहम तरीन सवाल उठाएँ। और ये वाली बात जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब ने भी अपने जो है वो रिमार्क्स में भी दोहराई कि बेशतर चीज़ों का मीडिया को इल्म नहीं होता या मीडिया उन गहराई में जाता नहीं है, और फिर हुकूमत मीडिया की जो सुनी सुनाई खबरें हैं उस पर अमल दरामद करती है, उसके बाद फिर जो है वो कार्रवाई शुरू कर देती है। बुनियादी तौर पर अदालत के हुक्मनामे में ये लिखा गया था, सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में क्या ये लिखा गया था या नहीं लिखा गया था कि जो लीज़ है नालों के एतराफ़ में वो कैंसिल कर दी गई है, ये लिखा गया था या नहीं लिखा गया था। जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब ने सवाल उठाया, KMC के वकील से पूछा तो उन्होंने कहा हमने मीडिया पर भी देखा और अदालत की जानिब से सवाल जो है वो लीज़ मनसूख कर दी गई है। तो अदालत ने कहा जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब ने कि अगर वो लीज़ कैंसिल करने का हुक्मनामा है तो वो हमारे सामने पेश करें। उसके बाद एक इदारा जो है वो लीज़ देता है, वही इदारा आके फिर कुछ अर्से बाद घरों को मस्मार करना शुरू कर देता है। अगर ये लीज़ गैर कानूनी है, गैर कानूनी तौर पर दी गई है, तो क्या उन लोगों के खिलाफ, उन अफसरान के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया गया, एंटी करप्शन में उनके खिलाफ कोई केसेस बनाए गए, कोई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है, तो वो तफसीलात भी अदालत में रखें। तो वो इस बात से कासिर थे कि उन्होंने वो नहीं बता सके कि अगर ये लीज़ थी तो गैर कानूनी तौर पर दी गई है तो उन किसी मुलविस अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई की हो। और उसके बाद फिर अदालत ने कहा कि फिर जिन लोगों को लीज़ दी गई है तो उन लोगों के खिलाफ क्यों कार्रवाई कर रहे हैं। ये बड़ी बुनियादी चीज़ें थी। और अदालत ने कहा कि एक तो वही 99 साल जो है वो लीज़ दी गई और उसके बाद फिर क्यों मस्मार किया जा रहा है। अगर कोई और इदारा अगर आके मस्मार करता तो फिर हम देखते कि वो जो है क्यों कार्रवाई कर रहे हैं। उसके बाद फैसल सदीकी साहब ने जैसे पहले भी कहा, उन्होंने यही कहा कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर में मौजूद है कि नालों के एतराफ़ में जो लीज़ मकानात हैं जिनको लीज़ दी गई है उनको मस्मार किया जाए, तो मैं ये जो मेरा केस है, मेरे जुर्माना लगाकर ये केस मेरा मुस्तरद कर दिया जाए। उसके बाद मैं ये केस नहीं चलाना चाहूँगा अगर ये बात सुप्रीम कोर्ट की जिसका हवाला सरकारी वकला दे रहे हैं वो सच साबित होती है। तो उसके बाद फिर अदालत ने कहा कि क्या ये जो लीज़ हासिल करने वाले लोग हैं क्या ये कब्ज़ा माफिया हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो कब्ज़ा करने वाले जो लोग थे जो गैर कानूनी तौर पर जिन्होंने घर बनाए वो मस्मार करने का हुक्म दिया था, तो फिर आप लीज़ मकानात को क्यों तोड़ रहे हैं। उनका इस बात का किसी के पास जवाब नहीं था। अब चूँकि फैसल सदीकी साहब ने कहा, पहले भी मैं वीडियो बता चुका हूँ कि उन्होंने कहा कि क्योंकि हमने भी रजू किया है, KMC ने भी रजू किया है सुप्रीम कोर्ट से कि उस ऑर्डर की वजाहत की जाए। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे 24 ये जो मई है 24 मई को ये केस टेकअप हो तो उसके बाद फिर वजाहत हो सके सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे की। तो उस पर ये सवाल भी उठाया गया फैसल सदीकी साहब की जानिब से और जज की जो जस्टिस हसन रिजवी साहब हैं उनकी जानिब से भी कि अगर ये लीज़ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर और ये लीज़ मनसूख की गई और उसके बाद फिर ऑपरेशन शुरू किया गया, तो अगर ये सारा कुछ हुआ भी है तो फिर KMC क्यों गया दोबारा सुप्रीम कोर्ट के अपने हुक्मनामे की वजाहत जो है वो की जाए। ये इंतहाई अहम तरीन मामला था। अच्छा, उसके बाद फिर अदालत ने ये सारा जो ऑपरेशन था उसको रोकने के हवाले से अपना हुक्म इम्तना जो है वो बरकरार रखा है और कहा है कि जब तक ये 1 जून तक, यानी कि पहले वो 4 हफ्तों की डेट दे रहे थे, लेकिन फैसल सदीकी साहब ने कहा कि क्योंकि 24 मई को ये केस की समाअत हो सकती है, इम्कान है, तो इसलिए फिर हमें कम टाइम की जो है वो मोहलत दी जाए। उसके बाद फिर हम जो है वो जज साहब ने फिर 1 जून की मोहलत दी है उनको और केस जो है वो दोबारा 1 जून को टेकअप होगा। 1 जून तक हुक्म इम्तना में तोसी की गई है। लेकिन हम देखते हैं गुज़श्ता रोज़ भी और उसके बाद आज भी दोबारा जो
KMC और एंटी क्रोचमेंट डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो मशीनरी लेकर दोबारा पहुंच गए और फिर इलाके में खौफ हिरास भी देखा गया, लोगों ने मुजाहरा भी किया जो मुतासरीन हैं, और उसके बाद फिर वहाँ मारधाड़ भी हुई। एक और दिलचस्प बात है, मैं कोशिश करूँगा कि जहाँ ये मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर वो तस्वीर भी शेयर करूँ जो गुज़श्ता रोज़ मुझे मौसूल हुई। खामोश कॉलोनी का इलाका है गुजर नाले के पास। अवामी वर्कर पार्टी जो कि कराची बचाओ तहरीक की मेन जमात है, और उसके बाद फिर जो लोग ये वो लोग हैं जो तमाम नाला जो मुतासरीन हैं इनकी डे वन से मदद कर रहे हैं, यानी कि जो माली तौर पर जिन मुतासरीन के पास पैसे नहीं थे, तो ये जो जमात है, ये जो लोग हैं जो समझ लें कि एक खिदमतगार लोग हैं, ये लोगों की खिदमत मुफ्त में कर रहे हैं। ख़ुद भी जाते हैं वहाँ चल कर जाते हैं, नालों गंदी गलियों में जाते हैं, नाले के ऊपर सफ़र करते हैं। पूरा दिन मैं देखता हूँ एक कोने से पैदल चल के दूसरे कोने तक जाते हैं, लोगों में आगाही पैदा करते हैं, आगाही फैलाने की कोशिश करते हैं कि जो ऑपरेशन हो रहा है वो गैर कानूनी हो रहा है। उसके बाद लोगों को मोटिवेट करते हैं, और जिन लोगों के पास अदालतों से रजू करने के लिए पैसे नहीं थे, यानी कि एंटी इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल में जो दरखास्तें दायर की गई हैं या उसके बाद हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया है, तो उन्होंने ये मुफ्त ये उन्होंने सर्विस भी फराहम की उन मुतासरीन को जिनके तजावज़ात की आड़ में घर तोड़े जा रहे हैं। ये जो कराची बचाओ तहरीक के लोग हैं, जिसमें खुरम साहब हैं और अबीरा साहिबा हैं और भी बेशुमार लोग हैं जिनके मैं शक्लों से जानता हूँ, मैं नाम नहीं जानता, लेकिन वो लोग हैं जो बड़ी जी जान से मेहनत कर रहे हैं। आबिद साहब हैं, आरिफ साहब हैं और बेशुमार लोग हैं जो उन्होंने बाकायदा तौर पर इलाकाई कमेटियाँ बनाकर इलाकाई सतह पर भी इन्होंने काम शुरू किया हो, जिसमें लोगों को रात दिन उनके साथ अटैच रहते हैं ताकि किसी का गैर कानूनी तौर पर किसी का घर जो है मसमार ना हो सके, उनके घरों को महफूज बनाया जा सके। और ये तमाम जो नालों के अतराब में हैं उसमें 99% लोग ऐसे हैं जो गरीब गुरबा हैं, जिनके पास रहने की घर यानी कि छोटी मोटी उन्होंने छतें बना रखी थी, और कम आमदनी वाले लोग हैं, अरबों करोड़ों वाले या लाखों कमाने वाले लोग नहीं हैं, जो गरीब गुरबा हैं, उनकी मदद के लिए मुसलसल कोशिश थे। तो इन्होंने अपने खामोश कॉलोनी के पास एक ऑफिस बनाया हुआ था जो वहाँ के मकामी जो मुतासरीन हैं उनको डील करने के लिए। गुज़श्ता रोज़ पीपल्स पार्टी के जो ज़िला वसी यानी कि ज़िला सेंट्रल कराची के जो लोग हैं उन्होंने एक बैनर लगा दिया मुतासरीन इनके दफ्तर के ऊपर, यानी कि अवामी वर्कर पार्टी जो कि कराची बचाओ तहरीक की पार्टी है, इनकी पार्टी के दफ्तर के ऊपर जो कि इलाके के मुतासरीन के लिए बनाया गया था, वहाँ पर इन्होंने अपना झंडा लगा दिया, बल्कि एक पैनाफ्लेक्स लगा के उसके बाद फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लिख दिया ज़िला वसी, और उसके बाद वहाँ यानी कि उस ऑफिस में आकर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। आप अंदाज़ा लगाएं, एक तरफ वो पीपल्स पार्टी है जो सिंध हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इस ऑपरेशन की हिमायत कर रही है कि ये ऑपरेशन जायज़ हो रहा है, ये काबिज़ीन हैं और पता नहीं क्या क्या नाम दिए जा रहे हैं, और दूसरा वो पार्टी जो इन मुतासरीन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है कि ठीक है अगर नाले तोड़ने भी है, नाले चौड़े भी करने हैं, तो उसके बाद जिनकी लीज़ मकान आते हैं उनको मुआवजा भी दिया जाए, और उसके बाद कानून के मुताबिक जो कि कानून में दर्ज हैं उन कानून के मुताबिक उनको जो है मुआवजा दिया जाए और जगह घर के बदले में घर दिया जाए। और वो उस पार्टी के ऊपर आके पीपल्स पार्टी वालों ने आके उनके ऑफिस के ऊपर कब्जा कर लिया। तो ख़ुद आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह ये हमारी जमहूरियत है और किस तरह ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत आवाम की खिदमत कर रही है। रोटी कपड़ा और मकान का जिस तरह दावा हम सुनते हैं, तो एक तरफ रोटी कपड़ा मकान छीन रही है वही पार्टी, और फिर उन्हीं मुतासरीन की दादरसी के लिए एक दूसरे किसी और के दफ्तर के ऊपर जाकर कब्जा करके और उसके बाद फिर उन्हीं मुतासरीन की दादरसी भी करने के लिए पहुँच गए हैं। तो क्या कमाल लोग होंगे, इनको सलामी पेश करना पड़ेगा, और तो कुछ कर नहीं सकते। तो ये इंतहाई अहम और बड़ी चीज़ें थी जो मैंने कोशिश की इस वीडियो के ज़रिए आप तक पहुँचाऊँ। मैं कोशिश करता हूँ कि अल्फाज का चुनाव जो है इंतहाई मुनासिब रखूँ। मेरे किसी अल्फाज या मेरी किसी लाइन की वजह से या किसी भी लब लहजे की वजह से अगर किसी को तकलीफ़ पहुँचती हो, तो मैं हमेशा की तरह आज भी इस वीडियो में भी माजरत खा हूँ, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आवाम की आगाही के लिए जितना मुमकिन तरीन हो सके, आसान तरीन हो सके, उन तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला हमारे मुल्क कौम इस शहर का हमें नासिर रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद।